अस्सलाम वालेकुम। एफआईआर काटी गई है शीरी मज़ारी की बेटी ईमान मज़ारी के ऊपर आज से तकरीबन 3 दिन पहले 26 मई 2022 को। ये बहुत ही मशहूर एफआईआर है इस लिहाज से भी क्योंकि आर्मी इसमें मुद्दई बनी है और ये बहुत कम होता है कि मुद्दई जो है आर्मी हो, डायरेक्टली इन्वॉल्व हो किसी केस के अंदर प्राइवेट सिटीज़न के ख़िलाफ़। तो इस लिहाज से हम इसको अभी डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि एफआईआर के अंदर क्या चीज़ लिखी गई है, क्यों काटी गई है, इसके पीछे रीज़न क्या थी, फैक्ट्स क्या हैं, लॉ क्या कहता है, और सबसे आखिर में मैं अपनी राय दूंगा इस एफआईआर के ऊपर कि मेरी नज़र में ये एक स्ट्रॉन्ग एफआईआर है या वीक एफआईआर है। इसके ज़रिए आपको ना सिर्फ पता चलेगा कि एफआईआर के अंदर क्या बयान हुआ है, बल्कि दूसरा बड़ा फ़ायदा आपको ये होगा जब आप किसी क्रिमिनल लॉयर के पास आते हैं अपनी एफआईआर लेके, जब आप पे एफआईआर काटी गई होती है तो एक क्रिमिनल लॉयर जिसकी प्रैक्टिस क्रिमिनल फील्ड के अंदर है वो सबसे पहले क्या चीज़ें उस एफआईआर के अंदर देखता है जो कि आपको फ़ायदा पहुंचाए। वो सबसे पहले क्या लेक्यूनास, मिस्टेक्स, लूप होल्स, गलतियाँ ऑन द पार्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन देखता है, जिसकी वजह से एक मुलजिम जो होता है वो फ़ायदा उठाता है अदालत के अंदर। इससे पहले कि मैं बात का आगाज़ करूँ, मैं इधर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं, ऑन द ग्राउंड फैक्ट्स क्या हैं, रियलिटी में क्या है, ये तो जज डिसाइड करेगा आफ्टर सीइंग द प्रॉपर एविडेंस। कोर्ट के अंदर एविडेंस आएगा, ट्रायल चलेगी और तमाम चीज़ें देखी जाएंगी, फिर जज साहब फैसला करेंगे जो सबको मंजूर होगा, या अगर किसी को मंजूर नहीं है तो वो अपील करेगा। मैं इस टाइम पे सिर्फ़ और सिर्फ इस एफआईआर तक बात करूँगा क्योंकि ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है और बीइंग अ लॉयर या बीइंग सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, मैं और आप सब इस पे तबसरा करने और इस पे राय कायम करने का ड्यू राइट रखते हैं अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो आए देखते हैं ये एफआईआर क्या है और क्या कहती है। आप इस एफआईआर का अगर मुलाहिजा करें तो जो इसके ऊपर डेट मेंशन्ड है वकूए की, यानी अलेजेड इंसिडेंट की, वो 21 मई 2022 है, जबकि अलेजेड टाइम जो है वो 5 से 6 बजे शाम का दिया गया। अब इंसिडेंट यानी वकूए का जो टाइम इन्होंने मेंशन किया है वो 5 से 6 और 21 तारीख है मई की, जबकि इन्होंने जो रिपोर्ट किया है इसी ऑफेंस को ये जाके 4 दिन बाद कर रहे हैं 26 मई 2022 को, अगले दिन 5:40 पे। अब यहाँ पे आपने देखना है कि ये डिले क्यों आया, अनएक्सप्लेन डिले। लॉ के अंदर ये चीज़ बड़ी मैटर करती है। अगर आपके नॉलेज में एक चीज़ आ गई है, किसी ऑफेंस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई है और आप उसको 4, 5, 6 दिनों बाद रिपोर्ट करते हैं, तो लॉ इस चीज़ का सख्ती से नोटिस लेता है और इस चीज़ का फ़ायदा देता है मुलजिम को, और मुलजिम को बेनिफिट ऑफ डाउट देता है। केस फर्दर इंक्वायरी का समझा जाता है कि ये एक प्री प्लान चीज़ है, ये एक प्री प्लांटेड चीज़ है, इसको बड़े सोच समझ के प्लांट करके मुलजिम के ऊपर डाला गया। ये एक जनरल प्रिजम्पशन ली जाती है। तो इसके अंदर जो अनएक्सप्लेन डिले है ये फैटल है फॉर द प्रोसिक्यूशन, कि इतनी देर क्यों लगाई पर्चा कटवाने में। नंबर 2, सोर्स का इस एफआईआर के अंदर जिक्र किया गया कि हमें एक ओपन सोर्स से पता चला है कि शीरी ईमान मज़ारी ने डेरोगेटरी रिमार्क्स जो हैं आर्मी के अगेंस्ट जो हैं वो बोले हैं और ये कॉज कर रहे हैं फियर, म्यूटनी या इंसल्ट कॉज कर रहे हैं आर्मी के ख़िलाफ़ या आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ या आर्मी इंस्टीट्यूशन के ख़िलाफ़। अब एफआईआर के अंदर जो है ओपन सोर्स का लफ्ज़ तो बोल दिया गया, लेकिन बाय नेम मेंशन नहीं किया गया कि वो ओपन सोर्स क्या था। वो मीडिया था, वो बाय पर्सन था, वो कोई किताब थी, वो कोई न्यूज़ लेटर था, वो क्या चीज़ थी। एफआईआर के अंदर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को मेंशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, अनलेस अगर आपका सोर्स मुखबर है तो उसका नाम आप डिस्क्लोज नहीं करते। लेकिन इस एफआईआर के अंदर चूंकि खुद कह दिया गया कि ओपन सोर्स से हमें इंफॉर्मेशन मिली है, तो ऑन द पार्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन ये एक ड्यूटी समझा जाता था कि वो इसको डिस्क्लोज भी करें कि व्हाट सोर्स डू यू हैव। कल को तो इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें आएंगी, लेकिन जो इमीडिएटली चीज़ें होती हैं एफआईआर के अंदर आपने मेंशन करनी होती है, उनमें से एक सोर्स भी होती है। तीसरी बड़ी चीज़, प्राइवेट विटनेसेस। इस एफआईआर के अंदर प्राइवेट विटनेसेस मौजूद नहीं है। प्राइवेट विटनेस क्या होते हैं? जो मौके के गवाहान हो, जो विटनेस कर सकें किसी भी एलिजेड इंसिडेंट को, कि अगर किसी ने डेरोगेटरी रिमार्क्स दिए हैं तो उसके हम गवाहान हैं, हमने ये सुना है, डायरेक्टली सुना, नॉट इनडायरेक्टली, डायरेक्टली सुना उससे ये अदा करते हुए, और अल्फाज भी क्या है वो मैंशनड होने चाहिए, डेरोगेटरी रिमार्क्स वाज़ेह तौर पे पता हो। तो प्राइवेट विटनेसेस ने ही तो कल को केस साबित करना है, कल को इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी है, कल को कोर्ट के अंदर आना है, अपना एग्जामिनेशन इन चीफ रिकॉर्ड करना है। तो जब तक प्राइवेट विटनेसेस को एफआईआर के अंदर मेंशन ना किया जाए, आपकी एफआईआर इंतहाई वीक है।
इस एफआईआर के अंदर किसी किस्म का कोई भी प्राइवेट विटनेस मेंशन नहीं, और अगर प्राइवेट विटनेस चलो ना भी होता, कोई ये मेंशन किया जाना लाजमी था कि आपके पास मीडिया का भी क्या ज़रिया है, क्या सोर्स है, वगैरह वगैरह। आपकी यहाँ पे ही बहुत लकीना मौजूद है। चौथी बड़ी चीज़ जो इसके अलावा बड़ी मैटर करती है वो है कि अगर आपने अलेज किया है किसी के ऊपर डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स की अदायगी का, तो आप पे बाइंडिंग होता है कि आप डेरोगेटरी स्टेटमेंट को मेंशन करें प्रॉपरली अपनी एफआईआर के अंदर। अगर आप नहीं करते तो कोर्ट कहेगी कि आपके नॉलेज में कोई ऐसी चीज़ थी नहीं, या आपने स्टोरी को कुक किया, आपने तैयार किया। इस एफआईआर के अंदर डेरोगेटरी रिमार्क्स की जो लाइन मेंशन होनी चाहिए थी कि क्या अल्फाज मुंह से अदा किए गए, वो मेंशन ही नहीं किया गया। सिर्फ एफआईआर के अंदर इतना मेंशन किया गया कि ईमान मज़ारी ने डेरोगेटरी रिमार्क्स जो कि इंसल्ट का बायस बने आर्मी इंस्टीट्यूशंस के ख़िलाफ़, आर्मी चीफ के ख़िलाफ़, वो अदा किए, जो कि ये गलत है और ये ऑफेंस है। डेरोगेटरी रिमार्क्स का अल्फाज नहीं बताए गए कि क्या बोला उसने, क्या अल्फाज अदा किए, किस किस के सामने किए, ये चीज़ वाज़िया तौर पे मिसिंग है इस एफआईआर के अंदर। इसके अलावा हम देखते हैं उन दो बेसिक ऑफेंसेस को जो कि एफआईआर के अंदर लगाए गए हैं ईमान मज़ारी के ऊपर, कि वो कौन से ऑफेंसेस हैं और उनकी पनिशमेंट क्या है और वो क्या कहते हैं। सबसे पहला ऑफेंस जो लगाया गया है वो सेक्शन 505 है, और ये बेसिकली डील करता है कि अगर कोई शख्स आर्मी इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ, पब्लिक ऑफिसर्स के खिलाफ कोई ऐसी स्टेटमेंट्स देता है डेरोगेटरी नेचर की या इंसल्ट कॉज करने की, जो कि फियर पैदा करें, इंसल्ट पैदा करें, लोगों को इंसाइट करें, इंस्टिगेट करें आर्मी के खिलाफ, तो उस पर यह दफ़ा बनती है सेक्शन 505। इसकी जो पनिशमेंट है वो 7 ईयर्स है। इस सेक्शन के अंदर वाज़िया रहे कि एक एक्सप्लेनेटरी क्लॉज भी मौजूद है। वो एक्सप्लेनेटरी क्लॉज या एक्सेप्शनल क्लॉज क्या कहता है? वो ये कहता है कि अगर किसी बंदे के पास रीज़नेबल ग्राउंड्स हैं, सॉलिड रीज़न है, जिसकी वजह से वो रिमार्क्स देता है आर्मी इंस्टीट्यूशंस के ख़िलाफ़, पब्लिक ऑफिसर्स के ख़िलाफ़, जो कि चाहे इंसल्ट में कॉज करें या ना करें, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट फैक्ट, तो फिर ये जो सेक्शन है अट्रैक्ट नहीं करेगा उस बंदे के ऊपर। वो ये स्टेटमेंट अगर रीज़नेबल ग्राउंड्स की बिना पे दे रहा है तो फिर ये सेक्शन अट्रैक्ट नहीं करेंगे। अब यही चीज़ कल को कोर्ट ने अपनी एविडेंस देखते हुए डिसाइड करना है कि अगर ईमान मज़ारी जो कि मुलजिमा है इस एफआईआर के अंदर, उसके पास रीज़नेबल ग्राउंड से, कन्विंसिंग ग्राउंड से, कन्विंसिंग एविडेंस था, जिसकी वजह से वो ये कह रही थी, आर्मी के ख़िलाफ़ कोई बात कर रही थी, तो फिर ये सेक्शन जो है किसी तरीके भी अट्रैक्ट नहीं करेगा और सीधी सीधी एक्विटल होगी ईमान मज़ारी की। इसके साथ जो दूसरा सेक्शन लगा है वो है सेक्शन 138। ये अबैटमेंट में आता है। इसी ऑफेंस की अगर अबैटमेंट की जाए तो ये साथ में ऑफेंस लगता है। अब मैं बताता हूँ कि मेरी राय क्या है इस एफआईआर के बारे में। तो मेरी ज़ाती राय, बीइंग अ लॉयर, क्योंकि मैं एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ और दिन भर एफआईआर्स वगैरह देखनी होती है, मुतालिया करना होता है, मेरी नज़र में ये एक वीक एफआईआर है। आई डोंट नो वाई कि ये इंटेंशनली इसको वीक रखा गया है, या जिस बंदे ने एफआईआर ये लिखी है जिसे ये वीक लिखी गई है, रीज़न मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी नज़र में एक्विटल के ज़्यादा चांसेस हैं और उसकी रीज़न्स मैं ऑलरेडी बयान कर चुका हूँ। ये सारी रीज़न्स को साबित करना कोर्ट के अंदर इंतहाई ईजी है, थोड़ी सी एफर्ट के ज़रिए। तो ये कोर्ट वैसे डिसाइड करेगी कौन सच्चा कौन झूठा, हम इस पर कोई हतमी राय नहीं दे सकते, लेकिन चूँकि एफआईआर एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होती है उस पर हम राय रख सकते हैं। इसमें बेल ले ली गई है ईमान मज़ारी की, हाई कोर्ट से हो चुकी है और 9 जून तक वो बेल पे हैं। और इस दौरान जो है लॉ ये कहता है कि जिस बंदे ने प्री अरेस्ट इंटरम बेल सीख की होती है अदालत से, उसने इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करना होता है। वो इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करेंगी, जो नेक्स्ट डेट कमिंग आएगी इस पर इंटरम चालान पेश होगा, फिर बहस वगैरह होगी और इनकी जो बेल है कन्फर्म होगी या रिजेक्ट होगी। ये दो ही सूरत हाल हो सकती हैं। प्री अरेस्ट बेल जो इंटरम आप लेते हैं वो मिल जाने का मतलब ये नहीं कि आप परमानेंट बेल पे चले गए हैं, अभी कन्फर्मेशन होना बाकी है। अगर ये कोर्ट को कन्विंस ना कर सकें कि ये इनोसेंट है तो कोर्ट इनको जेल भेज देगी, और अगर ये कन्विंस कर पाएँ कि अपेरेंटली ये इनोसेंट है तो फिर इनको केस के फैसले तक बेल दे दी जाएगी। उम्मीद है आपको एफआईआर के मुतालिक और बहुत सारी चीज़ों के मुतालिक जो कानून से रिलेटेड है, या एक वकील जो है जब उसके पास एफआईआर आती है तो वो क्या चीज़ पहले देखता है, बहुत सारी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच।